जल जमाव को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक कर चुके हैं, लेकिन क्या इस कैबिनेट की बैठक में इसका विषय भी उठाया जा सकता है, इसको लेकर दिशा निर्देश दिया जा सकता है? बिल्कुल तमाम जो विभाग हैं उनको लेकर के प्रस्ताव आ सकते हैं, जिसमें नगर विकास भी हो सकता है, जिसमें शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य के अलावा बात करें अगर तो तमाम ऐसे महत्वपूर्ण विभाग है, जिसमें पीडब्ल्यूडी आता है, जिसमें जो है औद्योगिक विकास आता है। ये वो विभाग है जिसको लेकर के हर बार प्रस्ताव आते हैं और उन पर अंतिम मोहर लग सकती है। निश्चित तौर पर 1 दर्जन के लमसम में प्रस्ताव आने की संभावना है, जो कैबिनेट सामने रखे जाएंगे और उनमें लगभग सभी पर प्रस्ताव लगने की आज उम्मीद है। जी बिल्कुल, और कई उम्मीदें लोगों को भी रहती हैं, क्योंकि जब जब सीएम योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की बैठक बुलाते हैं, इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा लिए जाते हैं। और अश्विनी, इससे भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में बेहद करीब है, और ऐसे में क्या माना जा सकता है कि इस कैबिनेट बैठक से लोगों के लिए, जनता के लिए भी एक बहुत बड़ी सौगात मिल सकती है? यहाँ पर कई महत्वपूर्ण निर्णय जनता के लिए भी लिए जा सकते हैं। बिल्कुल 2024 का अगले साल लोकसभा चुनाव होना है। उससे पहले की जो बैठकें हो रही, कैबिनेट बैठकें, निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए हो रही, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव है, उसमें क्या कुछ गिनाया जाएगा, इसको लेकर कहीं ना कहीं पहले ही मंथन हो चुका सरकार में और संगठन के बीच में। निश्चित तौर पर वो प्रस्ताव जरूर ला जा रहे हैं जो सीधे जिनसे जनता को फायदा होता है, जिनसे जनता सीधे जुड़ती है, वो प्रस्ताव लगातार आ रहे हैं। और आगे संभावना की और बेहतर प्रस्ताव और बड़े प्रस्ताव जो है, जो जिनका जनता से सीधे सरोकार होगा, उसको कैबिनेट के माध्यम से प्रस्ताव पास करा करके जनता के हित में कहीं ना कहीं काम करने को लेकर के सरकार आगे बढ़ेगी। जिससे जब 2024 का लोकसभा चुनाव है तो निश्चित तौर पर जब मंच पर चाहे मुख्यमंत्री भाषण दे या प्रधानमंत्री भाषण दे, तो उस दौरान निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के लिए क्या किया गया, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए क्या किया गया, इन मुद्दों, इन चीजों को गिना सके। निश्चित तौर पर आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण है और आज को देखना होगा कि क्या कुछ उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण रहता है। जी बिल्कुल, और ये भी महत्वपूर्ण इसलिए रहेगा क्योंकि जनसंपर्क अभियान है, उसकी तारीख भी बदली गई है। उसकी जहां पर पहले सिर्फ 30 जून तक का समय दिया गया था, वहीं उसको बढ़ाकर 15 जुलाई कर दिया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं चीजें अधूरी रही। इसको लेकर भी क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है, क्योंकि जनता तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर 80 लोकसभा सीटों को जीतने का यहाँ पर ये जो मिशन है, जो विजन है, ये लेके चल रहे हैं। चलिए, लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है। और आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है, जो अपने आप में बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिस पर मुहर लग सकती है। सुबह 11 बजे पर सभी की नजर रहेगी, क्योंकि 11 बजे बताया जा रहा है कि यूपी कैबिनेट की अहम बैठक होगी। और हालांकि इस बैठक से अब क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये देखना होगा, लेकिन कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले इस दौरान लिए जा सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 भी है। इसके साथ ही महाजनसंपर्क अभियान भी है, जिसको लेकर बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है। अश्विनी ने भी हमें लगातार जानकारी दी, कितने प्रस्ताव हो सकते हैं, क्या कोई प्रस्ताव जिस पर मुहर आज लग सकती है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका, हमारे साथ जुड़े और ये जानकारी हम तक साझा की। तो यहाँ पर अब नजर रहेगी सुबह 11 बजे पर, जब यूपी कैबिनेट की बैठक होगी। और इस बैठक की जो अध्यक्षता है वो सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव जिस पर आज के दिन मुहर लग सकती है, लोगों को बड़ी सौगात इस दौरान दी जा सकती है। तो लखनऊ से खबर है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर बधाई दी है। कनाडा ओपन 2023 से जीतने पर ट्वीट कर यहां पर बधाई दी गई है। सीएम योगी ने भारत का मान बढ़ाने वाले लक्ष्य सेन को भी बधाई दी। वहीं आपको बता दें कि आपकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हमें गर्व है, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखा है। ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने लिखा कि गौरवशाली विजय का यह क्रम अनवरत चलता रहे, आपका भविष्य उज्जवल हो, यही कामना है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कनाडा ओपन 2023 जीतने पर यहाँ पर बधाई दी गई है। आपके इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हमें गर्व है। गौरवशाली विजय का
यह क्रम अनवरत चलता रहे, आपका भविष्य उज्जवल हो, यही कामना है। जय हिंद। वह एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें, जहां हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आज देवरिया आने वाले हैं। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला आज देवरिया आएंगे। बुध स्नातकोत्तर महाविद्यालय में वो शिरकत करने वाले हैं। रतसिया कोठी के दीक्षांत समारोह में भी वो शिरकत करेंगे। आज बता दें कि सुबह 11 बजे रतसिया कोठी पहुंचेंगे राज्यपाल, और जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी इस दौरान कर दिए हैं। हालांकि उनके इस आगमन को लेकर तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं उसको पूरा कर लिया गया है। तो राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला हैं वो देवरिया के दौरे पर हैं, और आपको बता दें कि इस दौरे को लेकर तमाम तरीके के इंतजाम कर लिए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े इंतजाम यहां पर कर दिए गए हैं। बुध स्नातकोत्तर महाविद्यालय में वो शिरकत करने वाले हैं। रतसिया कोठी के दीक्षांत समारोह में भी वो शामिल होंगे। सुबह 11 बजे बताया जा रहा है रतसिया कोठी पहुंचेंगे राज्यपाल। तो दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में लगातार बारिश हो रही है, जिससे लोगों की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती जा रही है। मॉनसून से पहले करोड़ों रुपए खर्च कर नालों की सफाई से लेकर जल भराव से बचाने के इंतजाम हुए थे, वो तेज बारिश में अब बह गए हैं। मानो सालों के विकास की पोल बारिश ने 2 दिन में ही खोल कर रख दी हो। नगर निगम ने नालों की सफाई से लेकर जल भराव के इंतजाम पर जो करोड़ों रुपए खर्च किए थे वो सिर्फ कागजों में ही रह गए हैं। स्थिति जस की तस रही। न केवल रिहायशी इलाकों में जल भराव हुआ, बल्कि कॉलोनियों से बाहर मुख्य सड़कों पर भी यहां पर पानी जमा हो गया। कई राज्य अब अलर्ट मोड पर हैं। इनमें दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और यूपी शामिल है। राज्यों ने बारिश से स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अलग अलग जिलों में स्कूल बंद करने के भी निर्देश दिए हैं। ये 4 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर दिल्ली, दूसरी लखनऊ, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। इन चारों ही तस्वीरों में आप जल जमाव की स्थिति देख सकते हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश की बात कर ली जाए तो यहाँ पर नदियां उफान पर हैं और कई घर ढह गए हैं। यहाँ पर गाड़ियां भी ताश के पत्तों की तरह ढहती नजर आई। हालांकि आपको बता दें कि यहाँ पर ये जो 4 तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं परेशान करने वाली है, हैरान करने वाली है और नगर निगम की पोल खोलने वाली है, क्योंकि तमाम तरीके के दावे जरूर किए गए लेकिन सभी दावे फेल हो गए। तो यहाँ बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। मुसीबत अभी भी बरकरार है क्योंकि जल जमाव की स्थिति है। हालांकि आपको बता दें कि इंसान इससे लाचार है। यहाँ बारिश के साथ बर्बादी भी आती है। हालांकि 4 और तस्वीरें हम आपको अन्य दिखा रहे हैं जो कि नोएडा, बुलंदशहर, झांसी और रामपुर से है। इन चारों ही तस्वीरों में आप साफ तौर पर जल जमाव की स्थिति देख सकते हैं। नोएडा में आप देखिए किस तरीके से जल भराव की स्थिति बनी हुई है। बुलंदशहर में भी ऐसी ही कुछ स्थिति, ऐसी ही कुछ तस्वीरें सामने आई है। झांसी में भी कमर तक पानी भर गया है, लोगों के घरों में पानी घुस गया है। रामपुर में भी इसी तरीके की स्थिति है, लोगों को खासा परेशानियों का सामना यहाँ करना पड़ रहा है। हालांकि देखिए हैरानी की बात यह है कि मानसून की ये पहली बारिश है और इस बारिश ने अभी से ही लोगों को परेशान कर दिया है। हालांकि आने वाले दिनों में स्थिति और भी भयावह हो सकती है, इसलिए ज़रूरत है कि प्रशासन के द्वारा तमाम तरीके के इंतजाम कर लिए जाए। हालांकि निर्देश ज़रूर दिए गए हैं लेकिन वो सिर्फ कागज़ों में ही नज़र आते हैं और जो दावे हैं जो लंबे समय से नगर निगम की तरफ से किए जा रहे थे उनकी भी पोल यहाँ पर खुलती अब नजर आ रही है। वहीं शामली से खबर है जहां लगातार बारिश के चलते नगर पालिका की पोल खुलती नजर आई। जल भराव से नगर पालिका के झूठे दावों की पोल खुली है। अधूरी तैयारियों के कारण शामली पानी के टापू में तब्दील हो गया है। बाजारों में कई मोहल्ले में पानी 2 से 3 फीट तक पहुंच गया है। नगर पालिका के नालों की साफ सफाई के दावे अब खोखले यहां पर साबित होते नजर आ रहे हैं। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं।
कुछ घंटों की बारिश में ही शामली में जल भराव की स्थिति देखने को मिली। अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर घरों में पानी घुस गया और लोगों को अब इससे खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आवाजाही लोग नहीं कर पा रहे हैं, घरों में कैद होने पर लोग मजबूर हैं। अब ऐसे में इसका जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है। अब ये देखिए तस्वीर जहाँ पर नालों की साफ सफाई के दावे जो किए गए थे लंबे समय से वो खोखले नजर आ रहे हैं, क्योंकि नालों की सफाई नहीं की गई, जिसके चलते जगह जगह जल जमाव की स्थिति देखने को मिली। यहाँ पर जो सड़कें हैं वो तालाबों में तब्दील हुई। लोगों को परेशानियां हो रही है आवाजाही करने में, क्योंकि एक और तो मौसम सुहावना जरूर हो जाता है, लेकिन अब ये जो बारिश है वो लोगों के लिए आफत बनकर आती है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से घरों में पानी घुस गया है, ऑफिस में पानी घुस गया है, स्कूलों में पानी घुस गया है। आगरा से खबर है, जहां जल भराव की समस्या से ग्रामीण परेशान है। ब्लॉक कार्यालय पहुंचकर ग्रामीणों ने धरना भी इस दौरान दिया। बीडीओ कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की गई। सचिव और प्रधान पर विकास कार्य नहीं कराने का आरोप लगाया गया। ग्रामीणों को ब्लॉक कार्यालयों में नहीं मिला कोई अधिकारी। अपनी कुर्सी से नदारद दिखी बीडीओ शमशादबाद ब्लॉक के ग्राम पंचायत सेवला अहीर का ये पूरा मामला है। तो ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर प्रदर्शन किया गया। ये देखिए यहाँ पर तमाम ग्रामीण पहुंचे, क्योंकि जल जमाव की जिस तरीके से समस्या बनी उससे ग्रामीण परेशान हैं। पानी की समस्या को लेकर लोग यहाँ पहुंचे हैं। उनका कहना है कि इनके गांव में लगातार पानी भरा हुआ है और उसका निकास नहीं हो रहा है। कई बार जिम्मेदार लोगों से इसकी शिकायत की, लेकिन समाधान नहीं हुआ और ग्रामीणों का गुस्सा फूट गया, जिसमें भारी संख्या में महिला पुरुष गांव से गाड़ी में भरकर ब्लॉक शमशाबाद पहुंचे हैं। और आपको बताते चले कि यह जो ग्राम पंचायत सेवला अहीर है, वहाँ के सेवला के निवासी हैं। हमारे साथ देखिए, आप देख सकते हैं तस्वीरों में तमाम लोग हैं जो ब्लॉक पर आए हुए हैं। हालांकि यहाँ पर अभी कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौजूद नहीं है। लोगों का कहना है कि यहाँ उनकी समस्या जस की तस बनी है। तमाम बार जिम्मेदार अधिकारियों से भी शिकायत की गई, लेकिन उसका निस्तारण नहीं हो पाया। कुछ ग्रामीण हमारे साथ है। जी भैया, आपका नाम जानना चाहें? धर्मेंद्र कुमार शर्मा। धर्मेंद्र जी, किस तरह की समस्या है और आप यहाँ आए हो, किस लिए आए हो? हमारे गांव में जब पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, मतलब गांव में पानी भरा रहता है, गांव से पानी बाहर नहीं निकल पाता है और घरों में पानी अंदर तक जा रहा है। ना तो घर से बाहर निकल पा रहे हैं और घर में से निकल के भी आ रहे हैं। किसी भी घर के पानी में मतलब कमर तक पानी हो जाता है, कहीं कहीं पैरों तक हो जाता है। तो निकल के भी आते हैं तो फिर उसमें अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती किसी भी। और भी लोग हमारे साथ हैं, क्या समस्या है आप? हाँ जी, यही समस्या है। जैसे पानी भरा हुआ है और पानी नहीं निकाल पा रहे हैं और बच्चे भी परेशान है और औरत भी परेशान है। सब लोग ये दिक्कत ही दिक्कत है। पूरा गांव का 12 महीना का जैसा पानी हो गया उसमें। लगातार लोगों में आक्रोश भी देखा जा रहा है। महिला भी भारी संख्या में मौजूद है। किस तरह की समस्याएं हैं? 2 महिला तो घर में डरी है, लेट रही है। वहाँ में बिल्कुल इन्फेक्शन फैल गया और बच्चे ने फोड़ा फुंसी हो रहे हैं। पानी की निकास नहीं, घर में वापस लौट के जा रहा। आप बताइए क्या? हमारे बच्चे पढ़ने के लिए तो घर बैठे हैं, क्योंकि जाने का रास्ता नहीं है, तो कहाँ से जाएंगे? पानी भरा है तो बच्चे पढ़ने के लिए बैठे हैं घर। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं लोगों का आरोप है कि गांव में जो पानी है उसके निकास की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है, जिसकी वजह से जल भराव की स्थिति बनती है। और साथ ही में पास में तालाब है। लोगों को लगातार अंदेशा लगा रहता है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है और इस पानी के चलते पूर्व में हादसे भी होने से बचे। लेकिन इन हादसों से किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने अभी तक सबक नहीं लिया है। आगरा से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए संदीप शर्मा। सहारनपुर में 3 दिन से हो रही बारिश से यमुना नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं लोगों के लिए ये आफत की बात भी है। यही नहीं, देहात इलाके में आफत की बारिश से कई जगह पुल धराशाही हुआ है। तो अलग अलग जगहों पर सड़कें धंसती हुई नजर आई, जिसकी वजह से 50 से अधिक गांव का संपर्क जो है वो मुख्यालय से कट गया है। फिलहाल पानी में फंसे लोगों का रेस्क्यू जारी है। आपको ये बता दें कि डीएम दिनेश ने अधिकारियों के साथ शहर में अलग अलग इलाकों का जायजा भी लिया है और धर्मशाला में ठहरे लोगों से मुलाकात भी की है। साथ ही बेघर हुए लोगों के लिए व्यवस्थाएं करने के भी यहां पर निर्देश दे दिए गए हैं।
गाजियाबाद में भारी बारिश के चलते मौसम सुहावना हो गया है, तो वहीं दूसरी ओर सड़कों में जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। सावन महीने में हरिद्वार से जल भरकर शिव भक्त पैदल दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों में आकर भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं, जिसके लिए इस बार शासन प्रशासन की ओर से व्यवस्थाओं के बड़े बड़े दावे किए गए थे, जिसकी बारिश ने अब पोल खोल कर रख दी है। वहीं थाना प्रभारी भोजपुर का ऑफिस भी बारिश के चलते पानी पानी हो गया है। वहीं औरैया में भारी बारिश से स्कूल में पानी भर चुका है। जान जोखिम में डालकर जो छात्र हैं वो पढ़ने पहुंचे। विद्यालय में पानी भरने से बच्चों का बैठना भी मुश्किल हो गया है। गंदगी में बैठने को ये छात्र मजबूर हैं। हालांकि शिकायत के बावजूद भी अधिकारियों ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। बच्चों के भविष्य से आखिरकार खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? न्यूज़ वन इंडिया कई सवाल पूछता है कि आखिरकार इसका कौन जिम्मेदार है, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? बच्चों के भविष्य के साथ आखिरकार खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर अपने आप में बेहद हैरान कर देने वाली है। लेकिन शिकायत करने के बावजूद भी अगर अधिकारियों की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो ऐसे में सवाल निशान यहाँ पर कई खड़े हो जाते हैं। हालांकि आपको बता दें कि जिस तरीके से बारिश हुई और जगह जगह जल जमाव की स्थिति बनी, उसके बाद यहाँ लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि स्कूलों में भी पानी भर चुका है। कानपुर से सनसनीखेज वारदात सामने आई है। नई बस्ती में सिरफिरे ने चलाई गोली। गोली लगने से अधेड़ का हाथ उड़ा, ये जानकारी है। दबंग अर्शी ने राइफल से चलाई गोली। फायरिंग के बाद आरोपी अर्शी मौके से फरार हो गया। सूचना पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और आपको बता दें कि पीड़ित को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। जाजमऊ थाना क्षेत्र के हाशमी रोड का ये पूरा मामला है। तो यहाँ पर राइफल से गोली चलाई गई और फायरिंग के बाद आरोपी अर्शी जो है वो फरार हो गया। तो कानपुर से दरअसल ये पूरा मामला है। नई बस्ती में सिरफिरे ने गोली चलाई है। ये तस्वीर भी अब देखिए सामने आ गई है। बताया जा रहा है कि गोली लगने से अधेड़ का हाथ उड़ गया है। हालांकि अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, तहकीकात कर रही है। बताया जा रहा है कि फायरिंग के बाद जो आरोपी अर्शी है वो मौके से फरार हो गया। तो जाजमऊ थाना क्षेत्र के हाशमी रोड का ये पूरा मामला है। अब आगे क्या कुछ होता है देखना होगा, किस तरीके से कार्रवाई आगे की तरफ बढ़ती है। हालांकि ये देखिए वीडियो भी सामने आ गया है। इसके आधार पर अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अर्शी नाम बताया जा रहा है दबंग का जिसने फायरिंग की। हालांकि बताया जा रहा है कि फायरिंग के बाद वो मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में अब पुलिस जुटी हुई है। तो कानपुर से ये सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि नई बस्ती में सिरफिरे ने गोली चलाई है, जिसका वीडियो भी अब जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि गोली लगने से अधेड़ का जो हाथ है वो उड़ा है। दबंग अर्शी ने राइफल से गोली चलाई है, ये भी जानकारी है। और आपको बता दें कि फायरिंग के बाद आरोपी अर्शी जो है वो मौके से फरार हो गया। तो वहीं इसी के साथ आपको बता दें कि फिलहाल जो घायल अधेड़ है उसका इलाज चल रहा है। और इसी बीच ये वीडियो देखिए, चौंका देने वाला वीडियो भी जो है जो कि सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर ये जो अर्शी नाम का आरोपी है वो गोली चलाता नजर आ रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी वो अपने आप में बेहद चौंका देने वाली है। हालांकि अब आगे बढ़ते हैं और ग्रेटर नोएडा से आपको खबर बताते हैं, जहां बुध इंटरनेशनल सर्किट में होगा मोटो जीपी का आयोजन। आपको बता दें कि 22 सितंबर से होगा मोटो जीपी कार्यक्रम का आयोजन। 3 दिन तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। पुलिस द्वारा जेपी ग्रुप और आयोजनकर्ता कंपनी फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स साथ बैठक भी यहां पर की जानी है।
सुरक्षा व्यवस्था और आयोजन से संबंधित कई बिंदुओं पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि बैठक से अब क्या कुछ निकलकर सामने आएगा देखना होगा, लेकिन ग्रेटर नोएडा से एक खबर है जहां बुध इंटरनेशनल सर्किट में होगा मोटो जीपी का आयोजन। 22 सितंबर से होगा मोटो जीपी कार्यक्रम का आयोजन, ये जानकारी है। तो वह लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने में अब ज्यादा वक्त नहीं है। जाहिर है कि सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गया है। कई विपक्षी एकता का नारा दिया जा रहा है तो कई मुद्दों के आधार पर केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी है। लेकिन तमाम कवायदों के बावजूद भी अभी तक विपक्ष कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं तलाश पाया है जिससे वो बीजेपी के चक्रव्यूह को भेद सके। ऊपर से बीजेपी जिस तरह से जमीन पर उतरकर अभी से बूथ स्तर पर तैयारियां कर रही है, उससे विपक्ष की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई है। अब सवाल उठता है कि क्या वाकई विपक्ष 2024 में बीजेपी का सियासी तिलिस्म तोड़ पाएगा या फिर बीजेपी के चक्रव्यूह में उलझकर रह जाएगा। अब ये रिपोर्ट देखिए। किसकी है कितनी तैयारी? बीजेपी की रणनीति विपक्ष पर भारी। 2024 का निकट है महासंग्राम। विपक्ष से आगे बीजेपी का अभियान। पिछले 10 सालों में देश की सियासत को बदल कर रख दिया है बीजेपी ने। माइक्रो मैनेजमेंट या बूथ मैनेजमेंट जैसे शब्द पिछले 10 सालों में ही सुने गए हैं। जाहिर है समझना मुश्किल नहीं है कि बदली हुई बीजेपी ने किस कदर रणनीति के मामले में सबको पीछे छोड़ दिया है। चाह कर भी विपक्ष अब तक इसकी काट नहीं तलाश पाया है। रणनीति के मामले में हर चुनाव में विपक्ष से 10 कदम आगे रहने वाली बीजेपी इस बार भी आगे ही नजर आ रही है। अब तक विपक्ष के नेता बैठकें कर रहे हैं। बीजेपी ने प्रस्तावकों के जरिए सांसदों का फीडबैक जुटाना शुरू कर दिया है। प्रस्तावकों के साथ खुद पीएम मोदी जनसभा करने वाले हैं। बीजेपी ने बूथ स्तर तक के प्रभारियों को चिन्हित कर लिया है। नियमित बैठकों के जरिए प्रभारियों के कामकाज की समीक्षा हो रही है। बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक पीएम मोदी अभी से खुद फ्रंट फुट पर आ गए हैं। बीजेपी की रणनीति इतनी भरी नहीं है। बीते 10 सालों में बीजेपी ने हर बार चुनाव में पहले अपना एक एजेंडा सेट किया और बाकियों को अपने एजेंडे पर आने पर मजबूर कर दिया। यानी हर बार विपक्ष बीजेपी के पिच पर खेलता रह गया और बाजी बीजेपी मार ले गई। इसकी शुरुआत साल 2013 से हुई। 2013 में जब बीजेपी की ओर से मोदी को पीएम पद का प्रत्याशी घोषित किया गया, उस वक्त अन्ना आंदोलन से बना हुआ माहौल काम आया। उम्मीदवार घोषित होने के बाद नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में तूफानी दौरे किए और यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार का मुद्दा जोर शोर से उठाया। यानी आंदोलन अन्ना हजारे का, लेकिन फायदा उठाया बीजेपी ने। साल 2019 के चुनाव में भी यही हाल रहा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे।